This one is alkyl halide, and this one is caustic potash. And when caustic potash react with any alkyl halide, then there are two different products are obtained, and the nature of the products depends on the nature of the caustic potash, means the nature of the solvent in which caustic potash is used. So there are two different solvent used along with the caustic potash. First one is water, means KOH aqueous is used, and second one is alcohol, means KOH alcoholic is used. So when you used KOH aqueous, then what happened? The Cl is replaced by the OH ion. That's why the alkyl halide is converted into the alcohol, and you get the product as CH3, CH2, CH2 and OH. जब हम एल्कोहलिक KOH को यूज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो एलिमिनेशन के बाद बनता है. रिएक्टेंट अगर हम ये सेम ले लें तो जिस कार्बन पे ये एलिमिनेटिंग ग्रुप लगा होता है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और इसके ठीक बाद वाला जो कार्बन होगा ये बीटा कार्बन होगा. तो KOH एल्कोहलिक क्या करेगा, अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन को बाहर करता है. इसलिए यहाँ से हैलोजन और यहाँ से जब एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो इन दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड सेट होता है. मीन्स अल्फा बीटा कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाता है एक एल्कीन में. तो दिस वन इज द प्रोडक्ट व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द KOH एल्कोहलिक. अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, मीन्स जो एल्कीन बना हुआ है, इस एल्कीन के बनने के पीछे एक रीज़न काम करेगा, और वो रीज़न यही है कि जब हम एल्कीन को बनाएंगे तो हमेशा आपको एक स्टेबल एल्कीन बनाना होगा. और स्टेबल एल्कीन कौन सा होता है और कौन सा आप प्रीफरेंस करोगे एल्कीन को बनाने के लिए, उसके लिए एक रूल आपको पढ़ना है. तो उसी रूल को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं सेट-जेफ रूल. तो चलिए हम लोग सेट-जेफ रूल पे चलेंगे. उससे पहले आप जानते रहना कि यहाँ पे इस एलिमिनेटिंग ग्रुप के अलावा आप बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर रहे हो, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. किसी किसी बुक में आपको अल्फा बीटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी मिल जाएगा लिखा हुआ, अल्फा बीटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. डी मतलब रिलीज होना होता है, हाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का रिलीज होना फ्रॉम द अल्फा एंड बीटा पोजीशन. चलिए अब यहाँ पे आपके साथ एक अच्छी बात क्या है कि जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन है उसके साथ बीटा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन केवल एक है, इसलिए आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप हाइड्रोजन हटाओगे कहाँ से. आपके पास केवल एक ऑप्शन है. अगर ये ऑप्शन एक से ज़्यादा रहे तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे उसी को यहाँ पे डिस्कस करना है. तो अब अगर इस रिएक्टेंट को हम यूज करें एल्कोहलिक KOH के लिए, तो ये कार्बन तो आपका हो गया जिसमें आपका क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ से क्लोरीन हटाना है. उसके बाद कार्बन जो बीटा वाला होगा, अल्फा कार्बन के बाद बीटा कार्बन हमारा ये वाला भी है और ये वाला भी है, यानी कि आपके पास दो ऑप्शन है. अब हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा इसको हम सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करेंगे. उसके पहले जो दो पॉसिबिलिटी हैं एल्कीन के बनने की, वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ से हम एल्कीन बनाएंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ से हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, तो आपका जो एल्कीन बनेगा वो बनेगा CH3 CH3. दिस वन बिकम CH एंड डबल बॉन्ड सेट बिटवीन द टर्मिनल कार्बन. दैट्स वाई यू गेट द रिजल्ट लाइक दिस. और अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को हटाते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो होगा CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH3. तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट आपके बनेंगे, मीन्स देयर आर टू डिफरेंट पॉसिबिलिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, बट आउट ऑफ दीज टू ओनली वन एल्कीन इज स्टेबल एंड द अदर वन इज नॉट.
तो कौन सा एल्कीन यहाँ पे स्टेबल होगा, उसी को डिस्कस किया था सेटजेफ ने। तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ज़्यादा एल्काइलेटेड एल्कीन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। मीन्स मोर एल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। और मोर एल्काइलेटेड एल्कीन कहने का सेंस क्या है कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन होगा एल्कीन के अंदर, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपका एल्काइल ग्रुप अटैच होना चाहिए, मतलब कि आर ग्रुप, यानी कि हाइड्रोकार्बन की चेन। तो जिस डबली बॉन्डेड कार्बन में एल्कीन के अंदर ज़्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होगा उसको हम ज़्यादा स्टेबल बोलेंगे, मीन्स वही हमारा प्रोडक्ट स्टेबल होगा। अब यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें पहले रिजल्ट में, तो जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसमें इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है और इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन और 1 एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, मीन्स 1 आर ग्रुप और 1 हाइड्रोजन। ये पहला प्रोडक्ट हो गया। सेकेंड प्रोडक्ट में अगर हम आ जाएं, तो जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उस डबली बॉन्डेड कार्बन में एक कार्बन पे 1 H और 1 एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरे वाले कार्बन पे 2 एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इस वाले आपके एल्कीन के अंदर एल्काइल ग्रुप केवल 1 लगा हुआ है, and in this there are 3 different alkyl groups are present on doubly bonded carbon. That's why this one is the more stable alkene. इसलिए आपको सेकेंड वाला प्रोडक्ट बनाना होगा, फर्स्ट वाला प्रोडक्ट आपको नहीं बनाना है। मीन्स दिस वन इज़ द स्टेबल प्रोडक्ट। अब ये स्टेबल प्रोडक्ट जो बना हुआ है वो कहाँ से बना हुआ है, जब आपने बीटा कार्बन इसको कंसीडर किया है। तो आपके रूल समझ में आ गया होगा कि जब आपके पास ऑप्शन होगा कि किस कार्बन को यूज किया जाएगा हाइड्रोजन के एलिमिनेशन के लिए, तो आपको याद रखना है हमेशा हम उस कार्बन को कंसीडर करेंगे हाइड्रोजन के लिए जहाँ पे हाइड्रोजन का काउंट हमेशा कम रहेगा। मीन्स कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से ही आपको हाइड्रोजन एलिमिनेट करा के और आपको एल्कीन बनाना होता है। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। अब इन रिएक्शन में अगर हमको प्रोडक्ट देखना होगा क्या बनने वाला है, तो चलिए ये आपका हेलोजन कंटेनिंग कार्बन हो गया। अब इसके साथ आपको पॉसिबिलिटी 2 दिख रही है। यहाँ पे कार्बन के पास हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे 2 है, इसको हम प्रेफरेंस देंगे। मीन्स यहाँ से आपको हाइड्रोजन हटा के डबल बॉन्ड इसी दोनों कार्बन के बीच में सेट करना है। तो प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। इस वाले में ये कार्बन एल्फा कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन केवल 1 है, इसलिए आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में सेट होगा, तो प्रोडक्ट आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। थर्ड वन, ये आपका कार्बन हो गया जिसमें हेलोजन लगा हुआ है। इसके बाद इसके साथ जो अटैच्ड कार्बन होंगे वो बीटा कार्बन होते हैं। तो देयर आर 3 डिफरेंट बीटा कार्बन्स आर प्रेजेंट, और 3 बीटा कार्बन है, तब कहीं से भी हाइड्रोजन को हटा सकते हो। तो किसी भी एक कार्बन को कंसीडर कर लीजिए, हम यहाँ से हटा रहे हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा वो होगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। इस वाले में ये कार्बन आपका एल्फा कार्बन, इसके साथ ये वाला बीटा कार्बन है और ये वाला बीटा कार्बन है। तो आप कहीं से हाइड्रोजन हटा सकते हो, लेकिन इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है नहीं, इसलिए यहाँ से हाइड्रोजन तो पॉसिबल ही नहीं हटाना, इसलिए यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा। इसलिए जो एल्कीन मिलेगा वो ये होगा CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2। इस वाले में दिस वन इज एल्फा कार्बन, बीटा कार्बन इज दिस एंड दिस। The number of hydrogen is less at this carbon, that's why the double bond present between these 2 carbon. So the product is benzene ring over this carbon containing CH3 group, double bond CH and CH3। तो ये आपको प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है, जब हम एल्कोहलिक KOH को यूज कर रहे हैं।
अब कभी कभी रिएक्शन में क्या होता है, जो हमने KOH यूज किया था वहाँ पे वो NaOH यूज करते हैं, और जहाँ पे हम एल्कोहलिक लिख रहे हैं वहाँ पे एल्कोहल की जगह वो लिख देते हैं इथाइल एल्कोहल। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप ये कास्टिक सोडा है, वो कास्टिक पोटास था, तो आप रिएक्शन कास्टिक सोडा कास्टिक पोटास किसी के साथ करा सकते हैं, और ये एल्कोहल ही लिखा हुआ है, वहाँ पे हम डायरेक्ट बस एल्कोहल लिखते हैं, यहाँ पे उसका पूरा नाम लिखा गया है, तो इससे भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट आपका वही बनेगा जो इसके पहले बन रहा था। यहाँ से हैलोजन हटाना है, इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है, और पहले दोनों कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड लगा देना है। तो प्रोडक्ट आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2। तो ये आपका पूरा रिएक्शन हो गया, जिसको हम लोग एल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, या फिर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम एल्कीन बनाते हैं। एल्कीन का फॉर्मेशन सेटजेफ रूल को फॉलो करता है, और सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमेशा वही एल्कीन आपका ज़्यादा स्टेबल होगा जो ज़्यादा एल्काइलेटेड होगा, और ज़्यादा एल्काइलेटेड एल्कीन बनाने के लिए हम हमेशा उस कार्बन से हाइड्रोजन को हटाते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन का काउंट कम रहता है। तो ये आपका पूरा हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन बाय यूजिंग कास्टिक पोटास इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। ये आपको जनरल जो मैकेनिज्म रिएक्शन के हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे मिलेगा, जिसको आप क्लास 11th में भी डिस्कस कर सकते हो और क्लास 12th में भी डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग जल्दी ही मिलने वाले हैं। थैंक यू।